नहीं किया, वी विल बी स्टार्टिंग इट टुडे। ठीक है, तो 2 चैप्टर हो गए हैं गुरमन्नत। यस सर। ठीक है, हमने स्टार्ट नहीं किया ना आपके बैच में, तो पहला दिन है। तो जेई में बच्चों इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आना लगभग तय है। ठीक है, जस्ट फ्रॉम 1 चैप्टर, और बहुत आसान चैप्टर है। वर्क, पावर एंड एनर्जी, 3 चीजों के बारे में पता करना है, और वो मोस्टली हमें पता होता है। तो 1 और 2 क्वेश्चन इन एवरी पेपर आर हाईली एक्सपेक्टेड। कितने नंबर हो गए? 8 मार्क्स, जस्ट फ्रॉम 1 चैप्टर, है ना। तो 8 नंबर काफ़ी होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ओनली 3 कंसेप्ट आर देयर। अच्छा ये बताओ, इससे पहले हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं, कौन कौन से हुए हैं? मोशन इन 1D एंड NLM। एनएलएम, M1D एंड एनएलएम हो चुका है। आज करेंगे हम स्टार्ट वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, तो वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, नोट्स बना रहे हो, स्टार्ट कर दो नई हेडिंग के साथ, वर्क, पावर एंड एनर्जी। इनमें सबसे पहला टर्म है वर्क। कौन बताएगा व्हाट इज वर्क? हैंड रेज करो, बताओ वर्क क्या है, व्हाट इज वर्क। हाँ बताओ गुरमन्नत, वर्क क्या होता है, व्हाट इज वर्क? तो बताओ साहिल, गुरमन्नत, व्हाट इज वर्क? सर F वेक्टर डॉट S वेक्टर। अच्छा, इन डे टू डे लाइफ अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट डे टू डे लाइफ, तो वर्क क्या होता है, व्हाट इज वर्क? कोई काम, सर है जिस ना। चीज में एनर्जी एनर्जी डू स्पेंड हो। समथिंग। एनीथिंग दैट कंज्यूम्स एनर्जी, है ना, जिसके अंदर हमें कोई एनर्जी स्पेंड करनी पड़े टू एग्जीक्यूट सम टास्क, तो दैट इज कॉल्ड एज वर्क। ठीक बात है, Yes, sir. तो दैट इज कॉल्ड एज वर्क। ठीक है, ओके। और अभी बोला गया क्या, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, यानी एफ डॉट एस मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वर्क इज नथिंग बट फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा, देर आर 2 टाइप्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स। द फर्स्ट वन इज डॉट Dot प्रोडक्ट, cross product. और दूसरा कौन सा होता है? सेकेंड वन क्रॉस इज Cross product. क्रॉस प्रोडक्ट। अभी डॉट प्रोडक्ट अगर हम बात करें, तो डॉट प्रोडक्ट इज समथिंग लाइक, जैसे अभी लिखा है कि W इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर एस, राइट। इसका आंसर Yes, क्या sir. आता है हमारा? एफ एस Cross theta. साइन थीटा, क्रॉस। Cross एफ एस theta. कॉस थीटा। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, फोर्स इंटू फोर्स तो परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर क्रॉस एफ। इसका आंसर क्या आता है? आर एफ साइन Sin थीटा। theta. साइन थीटा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताओ कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आया रिजल्टेंट, द रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और अ स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। तो दैट्स व्हाई क्रॉस प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। एंड डॉट प्रोडक्ट का आंसर आया, वो क्या आया? स्केलर। Scalar. स्केलर क्वांटिटी। सो डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो नोन स्केलर स्केलर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। अब वापिस आते हैं अपने कंसेप्ट पे, वर्क। सो वर्क इज गिवन एज डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसका आंसर आएगा एफ एस कॉस थीटा, राइट। Yes, sir. तो अब देखो, साहिल ने बोला, साहिल की वर्क इज सेड टू बी डन इफ वी आर स्पेंडिंग सम एनर्जी टू डू समथिंग, है ना। तो आम बोलचाल की भाषा में बोले इन डे टू डे लाइफ, इफ वी आर एक्सपेंडिंग, वी आर यूजिंग सम एनर्जी टू मूव सम ऑब्जेक्ट, है ना, या फिर टू डू सम वर्क, तो वो क्या कहलाएगा? वर्क इज डन। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखना, इस फिगर पे फोकस करते हैं, फोकस ऑन दिस फिगर। देर इज ए मास एम, है ना, देर इज ए आर्बिट्रेरली शेप्ड मास एम। ये ब्लॉक जो आपको ग्रे कलर का दिख रहा है, दिस ग्रे कलर बॉक्स इज मास एम। we want to displace this block from one position to another by application of some net unbalanced external force। ठीक है बच्चों, तो net external force is applied on this block of mass m,
and as a result this block is displaced by some displacement vector s, right? So Yes. so from initial position to final position, maybe this is present at this point and a final position is this. So from initial to final we have displaced, and we know that from initial to final there is a vector called as displacement vector, है ना, which tail is present at initial position and head is at final position, ठीक? So this displacement vector is a resultant of, on the application of force, this displacement vector is achieved. Okay. But we know that there is some angle between this displacement vector and force vector. There is some angle theta. Yes, bache. Yes, sir. Can we draw the components of this force? Can we draw? Yes, sir. This is the vertical component, and there will be some horizontal component also. Horizontal. So this vertical component will be F cos theta. Sin. Sin theta की cos theta बताओ. बताओ. Sin. Sine theta. In this triangle, this green color line represents perpendicular or base? Perpendicular, है ना? And we know that, कौन बोल रहा है? देखो अभी युवराज बोल रहा है, युवराज से पूछेंगे. युवराज, sin theta is perpendicular upon hypotenuse या base upon hypotenuse? Perpendicular. Cos theta is base upon hypotenuse. Okay. So we know that कि force का vertical component will be F sin theta, and horizontal component will be F Cos theta. cos theta, right? So which component of the force is in the direction of displacement vector? F cos theta. F cos theta. So displacement is achieved by F cos theta or F sin theta? F cos theta. Suraj, F cos theta is responsible for this displacement S, na? So which Yes, sir. component, while calculating work, which component should we use, F sin theta or F cos theta? F cos theta. F cos theta, ठीक है? तो फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वी विल से दैट द वर्क इज डन बाय द फोर्स, है ना? So F cos theta is responsible for this displacement S. So we will take, while calculating the magnitude of work, W is equal to F cos theta into displacement S, ठीक है? And that is what is Fs cos theta. And this is also called as dot product of vector F with displacement vector, right? Yes. So this is how we calculate work. So you need to note down this formula. इसको note down कर लो. W is equal to F dot S, and which is equal to Fs cos theta. Note down this one. कर लिया note down? Yes, sir. आदित्य, रोहित, कर लिया ना? ठीक है. अब मुझे बताओ, will there be any displacement in the direction of S by F sin theta? Can F sin theta move the object in I cap direction? F sin theta, गुरमनत आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, ऐसे हिसिंग नॉइस आ रहा है, करेक्ट करो एक बार, माइक शायद आपका इशू कर रहा है ना? तो F sin theta is acting in vertically upward direction. तो F sin theta का डायरेक्शन क्या है बच्चे? Vertically upward. जे कैप बोल दूं? यस. Yes. और डिस्प्लेसमेंट एस का डायरेक्शन कौन सा है? I आई कैप. इसका डायरेक्शन आई कैप है. आई कैप एंड जे कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. Yes, sir. Can a force applied in the vertical direction move an object in horizontal direction? No. No, sir. No. Yuvraj, Shivram, can the object be moved in the horizontal direction by applying force in vertical direction? No. The only force that can move the object in horizontal direction has to be applied in horizontal direction only. ठीक है? तो अब मैं बोलूं, will there be any displacement by F sin theta? No, sir. No, there won't be any displacement due to this F sin theta component. So these are the basic things about work done.
So work is said to be done if some unbalanced external force is applied on some mass, and as a result the mass is displaced by some displacement vector s, right? तो फोर्स बाहर से लगा और एज ए रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो उसी को बोला वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला आपने लिख लिया, ये डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट भी आपको समझ आया। अब मैं आपको 3 डिफरेंट केसेस दिखाऊंगा वर्क डन के। द फर्स्ट वन इज केस नंबर 1, केस 1, 2 एंड 3। वी विल बी लुकिंग एट दीज 3 केसेस वन बाय वन। ठीक है, तो फर्स्ट केस इज दिस, केस नंबर 1, where theta, the angle between the force vector and displacement vector, is less than 90 degree, है ना? When this angle is less than 90 degree, we know that some component of force will be in the direction of displacement vector. There will be some component of this force in the displacement direction, है ना, which will be f cos theta, अभी सीखा हमने। एंड दिस Yes, एफ कोस थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क डन। ठीक है बच्चे, अब देखो W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा होता है। When theta is less than 90 degree, what will be the value of cos theta? Will it be always positive or negative or zero? क्या होगा? Positive. Always positive, है ना? Force is applied तो force is positive, displacement is there in the positive x direction तो positive, and cos theta is also positive. So what will be the value of work? Work will also be positive. Positive. पॉजिटिव। ठीक है, अभी देखो जिनको थीटा समझ नहीं आ रहा है ऐसे समझो, वी आर प्लॉटिंग द कोस थीटा वैल्यू, है ना, वर्टिकल एक्सिस पे कोस थीटा है, हॉरिजॉन्टल पे थीटा है, तो वी आर प्लॉटिंग द कोस थीटा। कोस 0 कितना होता है? 1. 1. कोस थीटा इज 1। सो व्हेन थीटा इज 0, थीटा इज 0 एट द ओरिजिन, तो कोस थीटा इज 1। नाउ आई एम प्लॉटिंग दिस कोस थीटा, है ना, एट 90 डिग्री कोस विल बी 0, 0. then up till 180 degree it will go into negative direction, then it will come again on the 0 axis and then positive। ठीक है, Yes, sir. अब एंगल देखते हैं हम। दिस एंगल इज 90 यानी पाई बाय 2 रेडियंस, राइट, एंड दिस एंगल इज 180 यानी कि पाई रेडियंस। सो एट 180 डिग्री व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा बच्चे? Negative. नेगेटिव -1. -1। ठीक है, तो एट दिस पॉइंट इट इज, at this point this is -1, right? So this is the plot of cos theta. Now looking back to the problem, between theta equals to 0 and 90 degree, between 0 and 90 degree, what is the value of cos theta bache? Positive. In this region it is positive between 0 and 90 degree. So we know that since theta between 0 and 90 degree, we know that cos theta is positive, and hence the work done is also positive, right? Now we will be looking at case number 2. Here theta is greater than 90 and less than 180 degree. So on the graph we will be looking at greater than 90 and less than 180. So greater than 90 degree and less than 180. So here the theta is, cos theta is negative. Yes? Yes, sir. So here the theta is negative. So what will be the value of force? Negative. Negative. We will come back to this case number 2 again, but before that we will be looking at this case number 3. Here it is very specific case when theta is equal to 90 degree. So when theta yani angle between force and displacement vector is 90 degree, what will be the value of work done bache? 0. 0. Why? Because cos theta at 90 degree is equal to 0, and work done is also 0. And we already know that कि a force acting in the vertical direction cannot do any displacement in horizontal direction. Yes? Yes, sir. When the force vector and displacement vector are at 90 degree to each other, the force is not able to produce that displacement. So this displacement may be due to inertia or may be due to some other force, but by this force F, given force,
there is no displacement in the direction of s vector. ठीक है, तो theta is Yes. 90 degree, we know that. Now coming back to this problem, question number 2. Here the force is acting in the opposite direction, है ना, greater than 90 degree, so it is opposite to the displacement vector. If we look at the component of this force, there will be a vertical component and there will be a horizontal component also. ठीक है, तो horizontal component of the force is F Cos theta. cos theta and vertical component is F sin theta. So this vertical component of the force is not responsible for any displacement. The only thing that can interfere with this displacement is F cos theta. Yes, बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. So now we are looking at a problem where a mass m is displacing in I cap direction. ठीक है बच्चे? And the force is acting in the minus I cap direction. So will this force retard the object or accelerate it? Retard. Suppose this object is moving with some velocity in the, but displacement is in the positive I cap direction, so velocity will also be in the positive I cap direction. That's why it is displacing in that direction, right? And the force is acting in the direction opposite to the velocity vector. So will the acceleration be reducing the magnitude of velocity or increasing it? Sir, it will reduce the magnitude of It the will reduce the magnitude of velocity. Why? Because we know that ki force is equal to mass into acceleration. And if force is negative, mass cannot be negative. Mass is always positive. positive. It is always positive. So the only thing that can be negative is acceleration. Acceleration. This has to be negative. So negative acceleration means velocity decreases or increases? Decreases. Decreases. Velocity decreases. When we are applying the force at an angle greater than 90 degree, then some component of this force will be in the negative horizontal direction, yani ki minus I cap direction. That component of force will retard the motion of this object, है ना? So this object may be initially moving with some velocity. Now the force is applied and this force reduces the magnitude of velocity. You understood these three cases? Yes, sir. Yes? Yes, sir. रोहित, शिवराम, आदित्य, गौरव, गुरमन्नत. देखो बच्चों, बोला था ना आज की आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, पार्टिसिपेट करो यार. साहिल अकेला. अंडरस्टूड? यस सर. ठीक है, अब सुनो. अब ये आपको समझ आ गया है. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड. इसमें नोट डाउन करने लायक कोई चीज नहीं. अभी अंडरस्टैंड किया, फॉर्मूला आपने लिख लिया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड. अभी हमें फोर्स जो था बेटा, व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ वर्क डन, the force and displacement are just written as force vector and displacement vector. But force vector and displacement vector can also be written in resolved form, है ना? Resolved form मतलब देखो ऐसा. The force vector and displacement vector can be written in resolved form like this. That force vector can be written with individual components in their respective perpendicular directions, and displacement vector can also be written in respective perpendicular directions. ठीक है? So the force is given as Fx in I cap direction, Fy in J cap, Fz in K cap direction. And displacement vector is given as Sx in I cap direction, Sy in J cap direction, and Sz in K cap direction, right? Now we need to perform the dot product between these two vector quantities, which is force vector and displacement vector. तो कैसे करेंगे? We will write the force in resolved form, dot product it with displacement vector written in resolved form, right? So to perform this dot product, we will take the x component of force and x component of displacement, multiply them together. Then we will take y component of force and y component of displacement, multiply them together. Then we will take z component of force and z component of displacement and multiply them together. ठीक है? And ultimately add all the products, है ना? तो हमें क्या मिलेगा? We will get the work done. अब work done is a scalar quantity or a vector quantity? Scalar. It is a scalar quantity. So work done is a scalar quantity. So we will be getting only a final value, no directions, nothing, but only a value with its units.
ठीक है। तो वर्क डन जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे तो आपको एक सिंगल वैल्यू मिल जाएगा, एंड विच इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क। और अपने को क्या मिलेगा, यूनिट मिल जाएगा साथ में, ठीक है। अब यूनिट की बात आई है तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ, देखो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स बच्चे, ऐसा ही Newton. न्यूटन। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, Meter. meters. So what will be the unit of work done then? Newton meter. Newton meter. There is another unit called as Joule. 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 JOUL, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर J से। सो यहाँ से मुझे मिलता है, वी विल गेट वन मोर रिलेशन, दैट इज 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल, राइट। तो इस फॉर्मूला को लिख लो आप, ये कन्वर्जन को, कि 1 न्यूटन मीटर इज नथिंग बट 1 जूल। लिख लो, नोट डाउन कर लो। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। लिख लिया। लिख लिया। Yes, sir. अगर आपको फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिजोल्व फॉर्म में दिया जाएगा, कैन यू परफॉर्म द डॉट प्रोडक्ट, कर लोगे? हाँ yes, sir. ठीक है, ओके, राइट। अच्छा, इधर मैं अगर लिखना चाहूँ रिजोल्व फॉर्म में, कैसे लिखेंगे बच्चे? इफ आई गिव यू द डायरेक्शंस लाइक दिस, this rightward direction is I cap and perpendicularly upward direction is J cap. So this displacement vector can be written as, इसका कुछ कंपोनेंट होगा ना I cap में, खाली x component in I cap direction plus 0 in J cap plus 0 in K cap. Why? Because मुझे दिख रहा है कि it is pointing in the horizontally Horizontal. positive direction, ठीक है। अब फोर्स को लिखा जाए तो फोर्स को क्या, फोर्स का जनरल फॉर्म क्या होगा? दिस फोर्स विल बी इक्वल्स टू some x component of force in I cap direction plus y component of force in J cap direction plus 0 in K cap direction. Why? Because there is no component in the third dimension. तो force can be written in this way, right? कौन सा अभी देखो ड्रॉ करके दिखाया था कि जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा J cap वाला और हॉरिजॉन्टल होगा वो I cap वाला। There is no third component, so we can write that. Can we do that? हाँ yes, sir. ठीक है, चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। इफ द ब्लॉक वी वर डिस्कसिंग इनिशियली, दिस ब्लॉक ऑफ मास m, if one force is applied we can do fs cos theta. if multiple forces like f1 f2 f3 fn, बहुत सारे forces अगर लग रहे हैं तो what we can do, we can find out individual values of work like w1 for by w2 for force 2, w3 for force number 3 and wn for nth force, and we can add these values of work together and we will get the w net, yani net work done on the object by multiple forces. Yes, this is one way of doing that. Another way can be, we can find the f net value, की resultant force f net, f resultant या फिर f net, and we can find w net by applying the formula w resultant w net बोले उसको, w net is equal to f net dot s. There are two ways of finding the w net, yani net work, by either finding the resultant force first and then multiplying it with displacement vector, or we can individually find out the work done by these forces and then add them together, right? So these are the multiple forces acting on the same block. Yes, Gurmanat. सर डिस्प्लेसमेंट के भी रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा इस केस में? नो नो, डिस्प्लेसमेंट तो आपको ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा ना एज अ रिजल्ट। तो हाउ कैन नो, अगर मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट हो गए तो ये टूट नहीं जाएगा बीच में से? यस सोचो, सर। अगर ये ऑब्जेक्ट टूट नहीं रहा है बिकॉज इट इज ए रिजिड बॉडी, है ना, रिजिड बॉडी कैन नॉट बी ब्रोकन, है ना। तो क्या होगा,
there will be only one direction of displacement. Okay, sir. ठीक है. अब देखो, हाँ, देखो बच्चे, अभी आपको बताते हैं. अगर ये वी रिप्लेस अ रिजिड बॉडी बाय center of mass of the rigid body. Yes, बच्चे. Yes, sir. And all the forces should be acting on the center of mass. If these forces are acting on the center of mass, then we only need to find out the resultant force. So this center of mass of the rigid body will be displaced in a given direction only. मान लो यहाँ पे आ गया, तो displacement vector तो आपका एक ही रहेगा. There will only be one displacement vector. Yes. If these forces Yes, sir. are not like this, if they are acting, maybe this is the center of mass and F1 is passing through the center of mass, but F2 is acting at some distance. Why? Because we are replacing it with center of mass, but originally there was a rigid body where the point of application of these two forces are different. So what will happening? These force will create some torques. है ना? So these torques will be these forces will try to rotate the object, है ना? So that is something different, but otherwise it has to be, they have to be passing through center of mass. अगर ये दोनों का point of application are not passing through center of mass, then it will create some torque about the center of mass. Yes, so these are the only two conditions that can happen. Now coming back to the question, we were trying to find out net work या resultant work by the application of multiple constant forces. यहाँ पे magnitude of the forces is constant. ये भी ध्यान रखो कि forces का magnitude यहाँ पे constant है. तो by the application of these multiple forces क्या हो रहा है? Work आ रहे हैं. तो we need to find out net work, total work. This is total work. We can find out by adding the individual work done. ठीक है. So W1 will be F1 dot S. W2 will be F2 dot S, W3 F3 dot S, and Wn will be Fn into S. Here displacement vector is same for all these. Why? Because it is a rigid body and it cannot be either elongated, compressed or dissociated. There is no such possibility. ना इसको आप compress कर सकते, ना elongate कर सकते, ना तोड़ सकते हो. So these are the, है ना? तो यहाँ पे we can find out the work done by multiple constant forces acting on a single mass m. ठीक है, यहाँ भी फॉर्मूला करने का कुछ नहीं है. तो अभी कांस्टेंट है, one such constant force is gravitational force. What is the magnitude of gravitational force, बच्चे? If I give you that this is a block of mass m, what is the gravitational force acting on this mass m? W. mg. Hi. Yes, weight is nothing Yes, but gravitational force. It is mg. So this is a constant force or variable. If I have already provided you that the mass of this object is m, है ना? तो mass m is already fixed. Yes. G is variable or constant? Constant. On Earth's surface it is constant. 9.81516, है ना? So this is constant. Mass is also constant. G is also constant. तो Fg भी क्या हो गया? Constant force हो गया. So we know that how to calculate the work done by a constant force. What is the formula, बच्चे? Fs cos theta. Here F is constant, displacement is in the direction of force and cos theta. ठीक है. अब देखो, the same block is at some height h from the ground, है ना? अभी ground draw कर देते हैं. This is the ground. Initially the object is placed at point B and the height of the object is, बताओ कितनी हाइट पे था initially? h पे, right? On the application of gravitational force is acting downward vertically. This Fg is acting downward. And as a result of this displacement, gravitational force, the object is displaced in vertically downward direction.
Yes, sir. तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया तो डिस्प्लेसमेंट आपको मिला किसके बराबर, h के बराबर। एट पॉइंट ए height is equal to 0, so the object is displaced in negative direction by a magnitude of h। h के बराबर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया है, yes or no? Yes, sir. राइट। अब मुझे बताओ कि इफ आई वांट टू राइट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म Fg, so can I write that it is nothing but mg into minus j cap direction? गुरमन्नत, युवराज, रोहित, वत्सल, आदित्य, can I write that gravitational force is equal to mg into minus j cap direction? Yes, sir. Yes. Can I write displacement? If I need to write this displacement in vector form, can I write it as h in minus j cap direction? Yes. Yes, Yes. sir. So what is the angle between Fg and 0 S? degree. Vector Fg and S. Angle between. 0. Angle between. Zero. 0, right? Cos of 0 is equal to 1. cos of equal to 1. So while calculating this force while calculating the value of work done by gravitational force, can I write that it is nothing but mg into minus j cap direction into dot product it with h in minus j cap direction and then cos of g, right बच्चे? Dot product of two vectors j dot j is 1, j dot j is 1 है ना, j का डॉट प्रोडक्ट j के साथ करते तो 1 आता है। यस, अरे नहीं पता? Yes, sir. देखो, जब परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होते हैं, परपेंडिकुलर, ये आई कैप हो गया, आई कैप इटसेल्फ इज अ वेक्टर और नॉट? Yes, sir. आई कैप को क्या Vector. बोलते हैं हम? Unit vector. यूनिट वेक्टर। आई कैप इटसेल्फ इज अ वेक्टर। जे डॉट प्रोडक्ट करना है, आई नीड टू डॉट प्रोडक्ट आई डॉट जे करना है, तो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जे इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस ऑफ 90 डिग्री आएगा। Yes, sir. yes? तो क्या आएगा? जी। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1. 1, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर cos 90 0, 0. तो 0 आ गया। और अगर वही मैं करता हूं, अगर इफ आई नीड टू ट्राई दिस आई डॉट आई, तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर, कितना एंगल होता है आई और आई के बीच में? 0। 1. अरे 0 हो गया ना, आई डॉट आई, तो आई इज पॉइंटिंग इधर, इधर ही है, दोनों सेम डायरेक्शन, तो एंगल 0। तो मैग्नीट्यूड ऑफ 1 इंटू cos 0 1, तो क्या आएगा? 1। 1. सिमिलरली जे डॉट जे कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा? 1। 1. तो ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जे डॉट जे कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? माइनस एम जी इंटू माइनस एच इंटू जे डॉट जे, ठीक है, और इंटू 1, तो क्या आएगा बच्चों? माइनस एम जी इंटू माइनस एच क्या आएगा? एम जी एच। और जे डॉट जे कितना आएगा? जे डॉट जे 1 आएगा और ये भी 1 आएगा, तो आंसर क्या आएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट एम जी एच। साहिल समझ आ रहा है? हाँ, yes, sir. समझ। गुरमन्नत, साहिल, गौरव, वत्सल। Yes, sir. अरे इतना इतना मैं तो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया क्योंकि आप समझ सकते थे, नहीं तो मैं इसको सीधा लिख देता। वर्क डन का मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? mg, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना? h, और दोनों के बीच में एंगल 0, तो mg इंटू एच इंटू cos 0 1, तो mgh हो गया। तो वर्क डन इज नथिंग बट वर्क डन बाय MG. ग्रेविटेशनल फोर्स इज mgh। MGH. और
ऊपर जा रहा होता, फ्रॉम ए टू बी अगर जा रहा होता तो फिर क्या आता, फिर माइनस एम जी एच। ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो माइनस एम जी एच आएगा, बी से ए आ रहे तो एम जी एच। तो नोट डाउन, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू एम जी एच, ये लिख लो, ये वाला फॉर्मूला, डब्ल्यू जी इज इक्वल टू एम जी एच। डब्ल्यू जी इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, Yes, sir. ठीक है भाई, और लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज होती है सूडो फोर्स, है ना। सूडो फोर्स क्या होता है पहले ये समझो, वर्क डन बाद में देखेंगे, पहले सूडो फोर्स समझते हैं, व्हाट इज ए सूडो फोर्स। ठीक है, सपोज करो ये बस बच्चे, ठीक है, इसमें मैं साहिल को बैठाता हूँ, साहिल इज स्टैंडिंग इन दिस बस, इनिशियली द बस इज एट रेस्ट एंड सडनली दिस बस स्टार्ट्स मूविंग इन द डायरेक्शन की राइट साइड में स्टार्ट करती है, तो व्हाट विल हैपन, साहिल आपको झटका किधर लगेगा, पीछे की आगे? पीछे के साइड, पीछे। आपको पीछे की तरफ झटका लगेगा। तो क्या आप पे फोर्स लग रहा था बैकवर्ड डायरेक्शन में? नहीं। तो फोर्स तो किधर नहीं। लगेगा, फोर्स तो बस का फ्लोर लगाएगा आप पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। Yes, sir. बट ये झटका पीछे क्यों लगा? ड्यू टू सर मेरी बॉडी की टेंडेंसी। दिस सूडो फोर्स, है ना। इसको सूडो फोर्स क्यों बोलते हैं? सूडो का मतलब होता है फॉल्स, है ना, ऐसा कोई फोर्स होता नहीं है, बट इस ये बॉडी की टेंडेंसी, जैसे साहिल ने बोला, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एनी मास टू होल्ड द इनर्शिया। तो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मास साहिल को बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा, है ना। तो दिस बैकवर्ड फोर्स इज नथिंग बट कॉल्ड एज सूडो फोर्स। तो जब भी इनर्शिया इनर्शिया ऑफ बॉडी की वजह से ऐसे होगा तो सूडो फोर्स लगेगा। अब जिस बच्चे को फील नहीं हुआ कि आगे चलने में पीछे फोर्स क्यों लगेगा, इमेजिन करो यू आर सिटिंग इन अ कार एंड इफ सडनली द ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो आपके झटका किधर लगता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यू टेंड टू fall forward when the sudden brakes are applied in any car or any vehicle. Yes. Yes, sir. So when the brakes are applied, force is in the backward direction, but you are moving in the forward direction due to the inertia of your body. Yes. So that is what this pseudo force is. और सूडो फोर्स को कभी कभी हम एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, तब भी सूडो फोर्स आता है। तो सूडो फोर्स काफी फैला हुआ कंसेप्ट है। अभी के लिए समझ आया कि ये झटका लग रहा था ड्यू टू इनर्शिया एंड ड्यू टू द सूडो फोर्स। ठीक है, अभी इतना ही समझेंगे। वर्क डन बाय सूडो मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू एल। ठीक है, ये अभी देखेंगे। अब हम देखा उसमें फोर्स का वैल्यू क्या था बच्चों? कांस्टेंट था। यस, फोर्स वाज कांस्टेंट Yes, sir. वेदर इट वाज प्रोवाइडेड इनटू रिजॉल्व्ड फॉर्म और अदरवाइज, है ना। कुछ भी हमने देखा वहां पे फोर्स वाज नॉट चेंजिंग विद टाइम और मे बी विद डिस्प्लेसमेंट। बट इफ द फोर्स इज वेरिएबल, अगर फोर्स वेरी करने लगे, इफ द फोर्स इज वेरिएबल, तो क्या करेंगे? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकालेंगे। हाउ टू कैलकुलेट दैट वर्क डन? देखो अभी सुन लो एक बार इसको, फिर अब एक क्वेश्चन कराएंगे, समझ आएगा। When the force was fixed, the magnitude of force was not changing with displacement, तो हमने सीधा सीधा फॉर्मूला लिखा Fs cos theta. But suppose the magnitude of the force is changing with the displacement, like in this graph. On horizontal axis, displacement is there. On vertical axis, force is there, and force itself is a function of displacement, right? And we can see it from the graph also. As we are moving in the positive axis of displacement, positive axis on the displacement axis, तो फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है। देखो फोर्स इंक्रीजेस विद डिस्प्लेसमेंट। यस, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इंक्रीजिंग। युवराज, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इंक्रीजिंग और नॉट? Increasing. बताओ कैसे इंक्रीज कर रहा है? बताओ सर बताओ। ग्राफ में ऊपर increase हो रहा देखो कैसे देखते हैं बच्चे, वी विल प्लॉट, ये एक्स इनिशियल था,
अब मैं एक्स एक्सिस पे अलग अलग डेटा पॉइंट्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इनको ग्राफ के ऊपर लेके जाऊंगा। मैं ऐसे करता हूँ, एक्स इनिशियल पे लाइन खींची और फोर्स की वैल्यू इधर देखी, ये मेरा आ गया एफ इनिशियल, राइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे गया, वहां पे मैंने फिर से ऐसे ग्राफ के ऊपर ले गया उसको, फिर पॉइंट हाईलाइट किया और उसको फिर फोर्स एक्सिस पे ज्वाइन किया, तो ये मेरा F1 आ गया मान लो। फिर मैं फिर आगे गया, फिर मैंने फिर से ये प्लॉट लिया, फिर पॉइंट हाईलाइट किया और ये F2 आ गया। तो एज आई एम मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस, तो क्या हो रहा है, फोर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। Yes. Yes. तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ एंड इट इज इंक्रीजिंग विद डिस्प्लेसमेंट। यस। तो अब इन सच केसेस कैन आई यूज द फॉर्मूला डायरेक्टली, जो फॉर्मूला था एफ एस कोस थीटा? नो, बिकॉज फोर्स इज नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू हेयर, फोर्स इटसेल्फ इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट? Will integrate. इंटीग्रेट, वी विल इंटीग्रेट। हम क्या करेंगे, एक स्मॉल स्ट्रिप लेंगे, ये स्मॉल स्ट्रिप लिया, इसका विड्थ जो है इसको अज्यूम कर लेंगे कि दिस स्ट्रिप इज रेक्टेंगल। अब ऐसा करना क्यों पड़ा बच्चे, अगर ये कोई रेगुलर शेप होता ना, एरिया अंडर द कर्व अगर हम निकाल रहे हैं इधर, और अगर ये कोई रेगुलर शेप होता, जो ब्लू कलर का जो अभी मैंने ड्रॉ किया, ये अब रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, इस एरिया का अगर कोई रैंडम कोई फिक्स्ड शेप होता, लाइक ट्राइंगल होता, रेक्टेंगल होता, ट्रपीजियम होता, तो वी विल डायरेक्टली कैलकुलेट द डब्ल्यू नेट। तो एरिया अंडर द कर्व अगर निकाल लेते फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पे, तो हमें वर्क डन मिल जाता है एरिया अंडर द कर्व से। बट सिंस इट इज नॉट ए रेगुलर शेप, तो क्या करना पड़ेगा, वी विल ब्रेक दिस कंप्लीट एरिया इनटू स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगुलर एरियाज। जैसे कि उसमें एक होगा रेक्टेंगल, इसको अज्यूम किया, और इसमें dx जो आया, dx इज द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल, और हाइट कितना हो गया, अज्यूम किया कि हाइट इज फोर्स f, right? We will take small strips of this dx width and calculate the area of all those strips and add them together. So we will approximate this area and we will calculate the net work. ठीक है, ऐसा ऐसा होगा, उनमें कुछ कुछ पार्ट होगा जो आपका गायब भी हो जाएगा, जैसे ये वाला पार्ट, कौन सा अभी हाईलाइट करेंगे ग्रीन कलर ब्लू कलर से, सॉरी, ये वाला पार्ट जो है ये गायब हो जाएगा। फिर रेड से लेंगे, अगला स्टेप लेंगे तो उसमें भी छोटा सा गायब हो जाएगा। इसलिए हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट सी ऐड करते हैं। कांस्टेंट सी इज नथिंग बट एरियाज ऑफ दिस लेफ्ट आउट पार्ट्स, है ना, उसी को एक कांस्टेंट दे देते हैं, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व। तो कैसे करेंगे, वी विल इंटीग्रेट दिस कंप्लीट थिंग, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स। एफ डॉट डी एक्स क्या है बच्चों, देखो एफ इंटू डी एक्स क्या है, इसका एरिया, ये ब्लू कलर का जो अभी ये हाईलाइट किया हमने, इसका एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका लेंथ है एफ और ब्रेड्थ है dx। तो एक का कैलकुलेट कर लिया, ऐसे ऐसे सभी का हम जोड़ देंगे तो उसी को कहेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, ठीक है बच्चों। तो यहां से मुझे दो चीज समझ में आई। पहली चीज की एरिया अंडर द कर्व ऑन ए डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स ग्राफ इज, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पे एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, वर्क डन। अरे आपको बताया था एरिया अंडर कर्व क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस इनटू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस क्या है यहाँ पे, व्हाट इज वर्टिकल एक्सिस, Force. फोर्स, एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क Work डन। done. Work done. तो एरिया अंडर द कर्व ऑन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज Work वर्क done. डन, ठीक है, ठीक है। और अगर सिमिलरली अगर हमें फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे रिजॉल्व फॉर्म में दे दिया जाए तो क्या करेंगे, इंडिविजुअल डायरेक्शंस में इंटीग्रेशन कर लेंगे। एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेटेड फ्रॉम एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल, एफ वाई डी वाई फ्रॉम वाई इनिशियल टू वाई फाइनल, एफ जेड डी जेड फ्रॉम एक्स जेड इनिशियल टू जेड फाइनल, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला लिख सकते हो, कौन सा वाला, ये लिख लो, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल एफ डॉट डी एक्स। तो एक तो ये फॉर्मूला समझ आया, और दूसरी चीज समझ आई कि एरिया अंडर द कर्व ऑन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज नथिंग बट वर्क डन। लिख लो, ये दोनों चीज लिख लो, एरिया अंडर द
curve on fx and on force and displacement graph is work done, और दूसरा w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इनिशियल टू x फाइनल f डॉट डी एक्स। दोनों चीज लिख लो, सब लोग लिखो, वत्सल, गौरव, वंश, आदित्य। कुछ बच्चे पहली बार आए हैं क्लास में, है ना? Yes, sir. कौन कौन फर्स्ट टाइम आया है भाई? कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं, आज आ गए कल फिर नहीं आए, कुछ आ गए बीच में ही चले गए, है ना? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या फायदा हो रहा है पता है? कुछ कुछ बच्चे आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आ गए, मन हो गया तो फिर मन हुआ तो फिर चले गए। ऐसे बच्चों को एग्जाम हॉल में क्या दिखता है? क्या दिखता है भाई? क्या दिखता है? बताओ। एनी स्पेक्टेकुलेशंस? हाँ, बताओ बताओ। दूसरे की आंसर शीट। दूसरे की आंसर शीट नहीं दिखती है, उनको कुछ और दिखता है, बताएंगे आपको, अभी बताते हैं। तो ऐसे बच्चों को दिखता है एग्जाम हॉल में धुआं। धुआं देखा है? धुआं, हाँ, स्मोक Yes, sir. देखा है? और ऐसे ऐसे बैठे रहेंगे, उनके पास फॉर्मूला आएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा था कि साइन थीटा था, डब्ल्यू एफ एस क्या था, डी एक्स क्या था, इंटीग्रेशन क्या था, थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल याद नहीं रहेगा। दे विल रिमेंबर अ बिट ऑफ द कंसेप्ट ओनली, बट अल्टीमेटली दे विल सी हाईली कंफ्यूजिंग स्टेट इन द एग्जाम हॉल। फिर क्या होगा? विल दे बी इन द पोजिशन टू अटेम्प्ट इट करेक्टली और इनकरेक्टली? ज्यादा टेंडेंसी कौन सी है, करेक्ट आंसर करने की, इनकरेक्ट करने की? Incorrect. इनकरेक्ट, है ना? जिसको बिल्कुल नहीं आता वो तो फिर भी बेहतर स्थिति में है ना? क्योंकि उस ही नोज कि आई डोंट नो दिस कंसेप्ट, तो वो स्किप करेगा और दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा जिसको जो अच्छे से आता होगा। बट जो ऐसे आते हैं, बीच में आ गए, फिर 2 दिन चले गए, फिर आ गए, मन हुआ तो फिर नहीं आए, फिर आ गए, तो उनको बीच बीच में याद होगा, तो उनको क्या होगा? ओवर कॉन्फिडेंस होगा, नहीं नहीं पढ़ा तो हुआ है, करा तो हुआ है, और धुआं धुआं के बेसिस पे उसको वो अटेम्प्ट करके आएंगे। और बिलीव माई वर्ड्स, फिर नेगेटिव मार्किंग इतना कमाल दिखाती है ना कि माइनस हो जाता है, फिर लास्ट में बोलते हैं अरे ये क्या हो गया, आता तो था सब। क्या बोलोगे लास्ट में? क्या बोल दोगे? क्या बोलोगे? सर ने अरे अच्छा ये नहीं क्या हो पढ़ाया, गया? सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला, मुझे घर वालों ने डिस्टर्ब कर दिया, शायद मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा, ये सब आएंगे ख्याल, है ना? तो क्या होगा फिर? शुड तो अभी से कर लेंगे ना, अभी 12th है, तो अभी 1 साल है, तो वी शुड बी वेरी पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग, है ना? धुआं नहीं देखना है, क्या देखना है? सिलेक्शन देखना है, ठीक है बच्चों? तो ये नोट डाउन कर लिया। तो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर क्लासेस, आओ सीखो, और फिर क्लास के बाद तो आप जो मर्जी कर सकते हो ना, नोबडी इज एट योर, है ना? कोई आपके पीछे नहीं पड़ा क्लास के बाद, बट क्लास में पढ़ लो, ठीक है? अभी पहले ये देखते हैं, फिर एक और बात बताऊंगा तुम्हें। ये देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पे एरिया अंडर द कर्व क्या देता है? वर्क डन, ठीक है? और अगर ये पॉजिटिव एक्सिस में है, एक्सिस के ऊपर एरिया है, तो क्या बोलेंगे? पॉजिटिव वर्क। और अगर नीचे जा रहा है तो नेगेटिव वर्क, है ना? दिस इज नेगेटिव, A2 इज नेगेटिव एंड A1 इज पॉजिटिव। नेगेटिव वर्क कब आया था? विच केस 1, 2 और 3 कौन से में आया था बच्चे नेगेटिव वर्क? केस नंबर 2 में। इधर इधर वर्क नेगेटिव आया था ना, दैट मीन्स कि फोर्स इज एक्टिंग इन डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी वेक्टर, तो डी एक्सेलरेशन हो रहा है ना? एक्सेलरेशन नहीं, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट इज बीइंग रिटार्डेड, वेलोसिटी इज बीइंग डिक्रीज्ड, एंड this is the case when force is acting in the direction opposite to the displacement vector. Yes or no? अरे Yes, sir. बोल दो, Yes, sir. बोल दो। समझ आए तो यस बोलो, नहीं आए तो डाउट पूछो, सिंपल है। चलो अब केस आ गया समझ की, यहाँ पे आ रहा है, इधर क्या मतलब है? रिटार्डेशन हो रहा है, राइट? नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। अब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ हैं, तो मुझे डब्ल्यू नेट निकालना है, क्या आएगा बच्चे? A1 तो पॉजिटिव का था, इसमें ऐड करना है माइनस का A2, तो क्या आएगा? A1 माइनस A2। तो दिस इज द नेट वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ दिस वेरिएबल फोर्स। फोर्स वेरी कर रहा है,
फोर्स की वैल्यू डिक्रीज करती जा रही है, इनिशियली ज्यादा थी, कम हुई, फिर जीरो हुई एक पॉइंट पे, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स इंक्रीज करने लग गया। तो दिस इज द केस, है ना। अब देखो दूसरी बात कितना बढ़िया है, आदित्य ने डिस्कनेक्ट किया, कुछ बच्चे पतली गली से भी निकल जाते हैं ना, क्लास में आएंगे, अरे चले जाओ कोई बात नहीं, खाना खा लियो, ये कर लो वो कर लो, ऐसा हो गया वो हो गया, नेट चला गया, फोन डिस्चार्ज हो गया, इंटरनेट खत्म हो गया, ऑल दीज एक्सक्यूजेस, एंड दे लीव बिफोर द क्लास जस्ट लाइक आदित्य लेफ्ट, है ना। तो पतली गली से निकलने वाला भी धुआं देखेगा, ठीक है, केवल पढ़ने वाला बच्चा सेलेक्ट होगा। ये पहले भी पूछा ना मैंने कि द स्टूडेंट हु इज हार्ड वर्किंग शुड बी सिलेक्टेड और हु इज नॉट वर्किंग शुड बी सिलेक्टेड, बताओ which one should be selected? हार्ड hard working and the student who is solving all the questions should be selected, है ना। ये तो हमारा morality बोलती है ना कि the one who should hard work should be selected and the one who is not working should not be selected, ठीक है। अब हमें मोटा मोटा चीजें समझ आ गई है यहाँ से, variable force के द्वारा किया गया वर्क डन also we understood. Now we will look at kinetic energy, है ना। काइनेटिक एनर्जी अभी देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी। चलो इससे पहले एक चीज मैं दूसरी बता देता हूँ जो मैंने छोड़ दी ऊपर, ये है वेरिएबल फोर्स पढ़ाने से पहले। अब वी नो दैट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, अब देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? हैव यू प्लेड विद स्प्रिंग? कहाँ मिलता है बच्चे स्प्रिंग? कहाँ मिलता है? पेन में होता है ना, पेन में होता है, बाइक में होता है, कार्स में होता है, दिखता है सबको स्प्रिंग, है ना। तो अब स्प्रिंग का एक नेचुरल लेंथ है, आपने यू रिमूव द स्प्रिंग फ्रॉम पेन, उसका एक नेचुरल लेंथ है। द टू थिंग्स यू कैन डू विद द स्प्रिंग, आइदर यू कैन कंप्रेस इट और यू कैन elongate the spring. Yes, either you can compress the spring or you can elongate it. So do you need to apply the force while elongating or compressing the spring? Do you need to apply the force? Yes. On the application of force only the spring can be compressed or it can be elongated. ठीक है। तो बच्चे imagine करो, this is the spring with its natural length L naught which is equal to x1, right? Now you applied force, external force F to elongate this, ठीक है। As a result the spring will also apply a force which is Fs, spring force Fs, in the opposite direction to the applied force, है ना। You are trying to elongate the spring but spring is trying to recompress itself, है ना। There is some restoring force Fs, so this force Fs is spring force. What is the value for this spring force? Fs is equal to minus of kx. This is the spring force. Formula for spring force is minus of kx. Note it down somewhere, ठीक है। Fs is equal to minus kx. Fs is equal to minus kx. कुछ बच्चों को ना सिटिंग कैपेसिटी नहीं होता है, कुछ बच्चे they just sit for 1 hour and then they leave, है ना। तो कोई बात नहीं, this is what differentiate the students. वंश चला गया और कौन गया? अभी देख लेते, सबका अटेंडेंस लगा लेते हैं, जो बच्चे छोड़ गए उनको छोड़ ही देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। गौरव सिंह इज देयर, गुरमन्नत एंड साहिल दे आर रेगुलर, वत्सल एंड युवराज इज आल्सो रेगुलर, गुड, ठीक है। आदित्य आल्सो लेफ्ट ना, ठीक। अभी देखते हैं, अभी हाईलाइट कर देंगे इन सब बच्चों को ना, इनको फिर परमिशन नहीं मिलेगी आने की, ऐसा नहीं चलेगा कि कभी आए कभी नहीं आए, फिर सिलेक्शन होगा नहीं बच्चे, फायदा क्या, वाई टू वेस्ट टाइम। तो Fs इज इक्वल टू माइनस kx। सो बच्चों अभी देखो, हैव यू नोटेड डाउन? Yes. अब just tell me whether this Fs is a constant force or a variable. Variable force. Variable force, okay. So this is a variable force, right? अब मुझे बताओ कि why it is variable? Because x is changing with the displacement. तो डिस्प्लेसमेंट के साथ ये फोर्स चेंज हो रहा है। K is called as स्प्रिंग कांस्टेंट।
तो स्प्रिंग कांस्टेंट है तो कैन कांस्टेंट इज कांस्टेंट ना, इट इज नॉट अ वेरिएबल थिंग, तो दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है बच्चे, तो दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड इट इज the only variable part is displacement. ठीक है, तो displacement is variable and this force, spring force, is directly dependent upon displacement. So we need to find out the work done against the spring forces. We need to find out, so it's a variable force, then we need to apply concept of integration, है ना? तो on integrating it from initial natural length to final length, what we will get, minus kx dx, integrating it will give us this value. x का integration क्या होता है? integration of x is k is constant, constant will come out of integration, x का integration is x square by 2. So x square by 2 from initial to final limits, we will substitute the values and ultimately we will be getting this formula, ws is equal to 1 by 2k into x1 square minus x2 square, where x1 is initial length and x2 is final length. ठीक है बच्चे? सर ये नेगेटिव साइन का कैसे हट बेटा गया? ये देखो, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का आपको ना कंफ्यूजन ये आएगा कि देयर आर टू वर्क डन। द वर्क, पहला वर्क डन है जो हम कर रहे हैं, एक्सटर्नल वर्क, और दूसरा वर्क डन कौन सा है? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स जो वर्क डन करेगा दैट विल बी नेगेटिव ऑफ द एक्सटर्नल वर्क। यस, ओके सर। नेगेटिव। अभी एनर्जी का कंसेप्ट जब इंट्रोड्यूस करूंगा तो आपको साइन कन्वेंशन बेटर समझ आएगा। अभी के लिए फॉर्मूला लिख लो ये वाला, व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग एनर्जी और कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि नेगेटिव क्यों हो रहा है। So this work done by spring force we are calculating, this spring force is negative, so that's why ये limit ऐसा आ गया है, उल्टा आ गया है। तो इनिशियल लेंथ x21 और माइनस x22 क्या है? क्या बच्चे? x1 is natural length, initial length, and x2 is final length. अच्छा सर वो स्क्वायर है ना सर x के yes, ऊपर? स्क्वायर है, इंटीग्रेशन हो गया ना x square by 2, x1 square minus x2 square. Spring force is doing negative work, है ना, because we are doing work on the spring and spring force is doing negative work and as a result it is increasing its पोटेंशियल एनर्जी। अभी के लिए ये समझो कि स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज इंक्रीजिंग, और उसी को देखते हैं तो वर्क डन के फॉर्म में, तो इट इज नेगेटिव वर्क, राइट? ऐसा समझो इसको अभी के लिए। हैव यू नोटेड डाउन बच्चा? यस सर। ठीक है, अभी आपको एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? आई विल लॉन्च अ पोल फॉर दैट क्वेश्चन और फिर आप लोग उसमें आंसर करेंगे, ठीक है? सब बच्चे आंसर करेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू ऑन द बेस्ड अपॉन द नोटेड डाउन फॉर्मूला ऑन स्प्रिंग फोर्स। अभी इसको करेंगे सब बच्चे, करो।
Sir, B option. भी एक बच्चे ने वोट किया खाली, ऑप्शन सी दिया है। आपका क्या आया गुरमन? तभी बता रहे थे ना, Sir, B option. बी आया। वोट कर दो बच्चे, है ना। वी शुड मेक ए हैबिट ऑफ वोटिंग, है ना। अभी हमारा बैच स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा तो फिर आपका आंसर ना वोट्स में ज्यादा सही लगेगा। ऑप्शन बी आया है। सो चलो, चारों बच्चों ने वोट कर दिया। किसने नहीं किया? वत्सल ने नहीं किया, आई बिलीव। गौरव ने नहीं किया होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या क्या गिवन है पहले ये देखते हैं। व्हाट ऑल द वैल्यूज आर गिवन हियर। अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, तो के का वैल्यू क्या दिया? के इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, यानी कि 1 मीटर कंप्रेस करने के लिए स्प्रिंग को 5000 न्यूटन का फोर्स लगेगा, राइट। सो व्हेन दिस स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय अ लेंथ ऑफ 1 मीटर, तो उस टाइम फोर्स जो लग रहा होगा वो होगा 5000 न्यूटन। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इनिशियली देखो, initially stretched by 5 centimeter from the unstretched position, then the work required to stretch it further by another 5 centimeters, ठीक है। so this is the fixed support हम assume कर लेते हैं, and there is a spring जिसका initial length आपको मान लो L0 ले लिया आपने, ठीक है। now this spring is stretched by 5 centimeters, initial stretch is there, we need to calculate this stretched string, we need to further stretch it by 5 centimeters, 5 centimeters, right? So in this red color wala zone, we need to only calculate the work done to stretch it by this further 5 centimeter, right? So initial length, if I talk about initial length, what is the initial length? L0 plus 5, or in meters if I write directly, what is the value? L0 plus 0.05 meters. Final length is x2, which is L0 plus 0.05 plus 0.05, that is L0 plus 0.1 meters. Now we know the formula for work done. What is the work done? Formula for work done, बच्चे. Work done by spring force is 1/2 K into x1 square minus x2 square. We will substitute the values directly. 1/2 into 5 into 10⁻³ into initial length का square. Initial length is L0 plus 0.05 square minus final length L0 plus 0.1 इसका square. One way of doing the problem is this: we will neglect the higher order terms, है ना, because these both the values are small values. तो इसको higher order term neglect कर सकते हैं. One way of solving is this. Otherwise, we can directly do L0 को eliminate कर दो directly, है ना. L0 को eliminate करोगे तो क्या आएगा? 1/2 into 5 into 10⁻³. अच्छा, ये स्टेप समझना है तो पूछ लेना, है ना. into 0.05 square minus 0.1 का square. On solving this, you will get 18.75 Newton meters, and that too value is negative, minus. So this WS is work done by spring force. But क्या पूछ रहा है? Work required to stretch the string. So what is the value of work required? Minus of spring, है ना. तो external work, the work which is we are doing is minus of work done by the spring. तो क्या आएगा फिर आंसर? प्लस ऑफ 18.75. ठीक है बच्चे, ये स्टेप समझना आए तो पूछ लेना. व्हाट वी डिड हियर. a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो हायर ऑर्डर टर्म्स उसमें अगर नेग्लेक्ट कर दी जाए तो वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस. अदरवाइज डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूट कर सकते थे कि इनिशियल लेंथ आपका 0.05 एंड फाइनल लेंथ इज 0.01. तो ऑप्शन बी आएगा फिर. ऑप्शन बी इज द राइट Sir, आंसर.
ऑप्शंस में नेगेटिव वाला भी होता, सो विल टेक द नेगेटिव वन. नो नो नो, पॉजिटिव ही लेंगे. क्या पूछा है क्वेश्चन में? द वर्क रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द स्ट्रेच. तो एक्सटर्नल वर्क पूछ रहा है कि स्प्रिंग का फोर्स, स्प्रिंग के द्वारा किया गया वर्क पूछ रहा है. इज इट आस्किंग फॉर द वर्क डन बाय द स्प्रिंग और वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी? एक्सटर्नल एजेंसी ना. यस. तो स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू इज -18.75 एंड वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी इज नेगेटिव ऑफ स्प्रिंग वर्क डन बाय स्प्रिंग. तो माइनस ऑफ -18 विल बी 18.7. अगर ये पूछता वर्क डन बाय द स्प्रिंग, देन वी विल बी आंसरिंग इट एज -18.75. यस. ओके सर. यस. ठीक है. एनी कंफ्यूजन इन दिस सॉल्यूशन बच्चे? साहिल, युवराज, गौरव, वत्सल? No, sir. No, sir. गौरव, वत्सल, आ गया समझ? गौरव एंड वत्सल आर नॉट पार्टिसिपेटिंग. कोई बात. Now we understood the वर्क डन एंड ऑल दैट थिंग है ना. वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे. वेरिएबल का अभी निकाला हमने, स्प्रिंग फोर्स. नाउ वी विल लर्न अबाउट काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी बच्चे? Half mv square. Half mv square. mv square. So we all know that काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज हाफ ऑफ mv स्क्वायर. अभी ध्यान से सुनना, आपको एक डेफिनेशन बोलूंगा मैं कि काइनेटिक एनर्जी possessed by a mass m moving with velocity v is equal to 1 by 2 mv square. Yes. So there is some mass, there is some block of mass m and it is moving with velocity v. Then the kinetic energy content of this block is nothing but half mv square. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन दिस मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इज हाफ mv square. यस बच्चे? ठीक है. If I ask you what is the linear momentum of this object, is p is equal to mass m into velocity v. Yes. Yes sir. Now I will be writing the formula of kinetic energy in terms of linear momentum. कैसे लिखेंगे देखो. I know that kinetic energy k is equal to half m v square. I will multiply the numerator and denominator both by m. So there is no change in the expression. Multiply it by m, divide it by m. Readjusting the values, I will get 1 by 2m and numerator will become m square v square. So can I write the numerator as 1 by 2m and p square? Yes. Yes sir. M square v square is nothing but p square because p is equal to mv. So kinetic energy can be written as 1 by 2m into p square या फिर p square by 2m. ठीक है. On solving this, can I write that p square is equal to 2mk? Yes Yes. sir. And p will become as under root 2m into kinetic energy. ठीक है. So there are three formulas that we need to remember, or maybe four, that you can write down somewhere. The first one is kinetic energy, we all know that. Second one is this one, and third one is this one, and maybe fourth one is this one. So write all the formulas somewhere. Sir, वो p momentum है ना? Linear momentum, yes, mv. समवेग बोलते हैं हिंदी में, we call it as समवेग. Right? Yes. ठीक है. Have you written down all these formulas बच्चे? चलो. Okay, can you solve a problem for me? So let's move to the second problem, this one. There are some concept of circular motion also, and we will use the concept of kinetic energy also. Just try to solve it and try to answer it in polls.
मैं खुद तो आ नहीं सकता। विचार शिव कैलाशों के वासी जोड़ीदारों के नाम रोशन कटहरे। कैलाशों का अंत न पाया, कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी बात, अंत बेअंत तेरी कैलाशों। Should I provide you hints? कर रहे हो क्या? Yes, sir. देखो, a particle of mass 10 grams moves along a circle of radius 6.4 centimeter. So first we will try to draw the diagram for this question. There is a circle of radius 6.4 centimeter on, and on this circle some particle of mass 10 gram is moving. Okay, so radius of the circle is 6.4 centimeters. So this particle is moving on the circle, so this is the velocity vector, bache. And the acceleration in the direction of velocity vector is called as tangential acceleration. There are two acceleration in circular motion. The first one is tangential acceleration, which is in the direction of velocity vector. The another one is centripetal acceleration, or center seeking acceleration, which is passing through the center, and this AC is responsible for the change in the direction of velocity vector. So velocity vector is changing its direction at every point. AC is responsible for that, and AT is responsible for accelerating this object on the circular track and on the circular path. This tangential acceleration is responsible for increasing the magnitude of this velocity vector. Yes? Okay. Yes, sir. What is the magnitude of acceleration if the kinetic energy of the particle becomes 8 into 10 to the power minus 4. तो kinetic energy क्या हो जा रहा है? 8 into 10 की power minus 4 joules.
at the end of second revolution. So there are, this particle is executing 2 revolutions about this center point, 2 revolutions. So 1 revolution will be equal to distance covered in 1 revolution 2 pi r. equals to 2 pi r, right? Distance covered in 2 revolutions will be, 4 pi r. 4 pi r. so can I write that display distance covered is 4 pi r? Total distance covered I can write S is equal to 4 pi r, bachche. Yes. Initially the particle starts from 0 velocity. So can I write U is equal to 0? Yes. I need to find out tangential velocity initial 0. I need to find out tangential acceleration. I also don't know tangential velocity after the 2 revolutions. But I can find the tangential velocity by using this kinetic energy. Kinetic energy is equal to half m Square. v per. ठीक है बच्चे? So I can find out velocity v tangential. Here v is tangential velocity because it is moving on the circular path with vt velocity. ठीक है? So I can find out vt from this. First I will find out vt. So vt will be known. Only at will be unknown, and I will use the equation of motion vt square minus ut square is equal to 2at into s. ठीक है? तो tangential direction में I have applied this equation. ut I know it is already 0. Acceleration tangential I need to find out. Displacement I know 4 pi r, right? And v I will be getting from kinetic energy. Can I find the values now? Yes. Try to solve this one now. अभी solve करो. First find out the value of vt.
अरे करो सोल्व बच्चों, हो गया क्या? गुरमन्नत, साहिल? सर मेरे से एक गलती हो गई, मैंने डी को डालना था, गलती से बी पे डाल दिया। कोई बात नहीं, अभी सुनो, आ जाओ वापस। कैन आई नो द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी? यस। यस सर। 8 into 10 to the power minus 4 is equal to 1 by 2 m. Mass is given as 10 grams. So I will do SI conversion, right? Mass into velocity Vt square. Now from here on solving, I will get Vt square is equal to 0.16. ठीक है बच्चे? On further solving, I will get Vt is equal to 0.4 meters per second. आया Vt का वैल्यू? आया क्या? Vt नहीं आया। अरे Vt का वैल्यू 0.4 है। 1.26 आया मेरे को। नहीं 0.4 आएगा बच्चे, है ना? आपने शायद ये नहीं किया होगा, ऐसा नहीं किया होगा, ये ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट नहीं किया होगा, हाँ ये सर कन्वर्ट नहीं किया मैंने। है ना? तो ऐसा यूनिट में है ना बच्चे, देखो यहाँ पे जूल्स दे रखा है, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इन एसआई यूनिट्स, तभी हमारा आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा। तो वीटी विल बी 0.4 मीटर पर सेकंड। नाउ आई कैन सब्स्टिट्यूट 0.4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 80 आई नीड टू फाइंड आउट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 4 इंटू पाई इंटू radius is 6.4 centimeters. I will divide it by 100 to convert it into meters. Now on solving 80, I will get 80 is equal to, क्या आएगा आंसर? 0.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए किसका आया है? ए किसका सॉल्व करके आया है? किसने सॉल्व किया ऑप्शन ए? गुरमन्नत, शाबाश। So this is the process. We are provided with kinetic energy of the block of this particle. We can find out Vt velocity after it executes 2 revolutions about the center. So at that instant velocity Vt is there. So that value is 0.4 meter per second. Now I will substitute this Vt into the equation. Vt is equal to 0.4. U is initial velocity is 0, right? And I need to find out tangential acceleration, displacement या फिर distance covered I already know. But देखो सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं दैट इज डिस्टेंस, है ना? उसमें से पॉइंट टू पॉइंट नहीं लेते, वी हैव टू सर्कुलर, वी हैव टू कैलकुलेट इट इन द वे ऑफ सर्कुलर। जैसे थीटा होता है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो अभी एंगुलर तो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, सो वी विल कैलकुलेट एंड टेक इट एज 4πr। ना कि ऐसे जीरो मत ले लेना कि एक किया सर जीरो आ गया वापस, दोबारा किया जीरो, नहीं। सर्कुलर मोशन में वी ऑलवेज कीप ऑन एडिंग द थिंग्स, है ना? तो 4πr ही आएगा। तो 4πr रखो और वैल्यू सॉल्व करो, यू विल गेट 80 इक्वल्स टू 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखो सॉल्यूशन करो, समझ नहीं आया तो डाउट्स पूछो। आ गया जी? आया क्या? बोलो आपने इसे। वो 10 को डिवाइड बाय 1000 किया ना, वो थोड़ा यस, समझ नहीं आया। 10 को 1000 क्यों किया बच्चे? ग्राम्स, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम्स, 1000 तो 10 grams will be equal to 10 by 1000 kilograms. तो kg जाउल में जब रहेगा तभी करना पड़ता है क्या? जब SI यूनिट में होगा, we have to calculate in SI units. SI units you know ना, joule is the SI unit, meter is the SI unit, kilogram is the SI unit, हाँ है ना? तो उस हिसाब से we have to calculate the values in SI units. कर लोगे अब? और मन्नत हाँ लेफ्ट द कॉल। युवराज, यस सर। युवराज क्या हाल है तुम्हारे? कर लोगे बच्चे?